Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. हमारे लेसन इब्सन के फेमिनिज्म का चल रहा है और इसका पार्ट 1 हम कर चुके. पार्ट 2 में अब हम इसके लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पर हैं. उससे पहले हम एक बार फिर इब्सन को रिवाइज कर लेते हैं. इब्सन who wrote about Norwegian society in 19th century, and he was the writer who is considered as the father of modern drama. He was born in 1826 and died in 1906, and his drama was in another language, and it was special for the Norway society. It is including in Norway's literature also. And Hedda Gabler के बारे में हम बात करेंगे, which was translated by Edmund Gosse and William Archer. EDMUND, Edmund, GOSSE, Edmund Gosse and William Archer. William is the easy one and Archer ARCHER. इब्सन के फेमिनिज्म पे हम बात कर रहे थे तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई फ्रीडम फाइटर हैं और इनका कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट से कोई ताल्लुक़ है, उससे ये डिनाई कर रहे थे. इन पॉइंट्स को हमने देखा. फिर हमने देखा कि फेमिनिज्म होता क्या है. एक ऐसी तहरीक होती है जो औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती है. फिर हमने इब्सन के कुछ ड्रामों का मुआयना किया, इनके कुछ किरदारों को देखा और वो किरदार कुछ ऐसे थे कि जो औरतों के डोमिनेट किरदार को या उनके उस ख्वाहिश को शो करती थी कि वो रूल करें घर के अंदर. हेडा का किरदार भी वैसा ही है था और हमने हेडा के ही किरदार को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे लेके जा रहे हैं. लास्ट लाइन से स्टार्ट ले लेते हैं. इससे पहले भी यही बात हो रही है कि वो किस नेचर की थी. वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थी. वो सोशल पाबंदियों में बंधी हुई थी. और अब हम आगे चलते हैं. शी टर्न्स हर पावर टू स्पाइटफुल मैनिपुलेशन. अब उसने क्या किया? उसके पास इख्तियारात थे, उसके पास जो ताकत थी, उसने उस ताकत को स्पाइटफुल, कीना परवर, जो दिल में बात रखते हैं, जो अपने कीने के ज़रिए बात चलाते हैं. कीना परवरी की थी ना इसने. लगभग का वो जला दिया था मैन्युस्क्रिप्ट. कीना परवरी की वजह से चलाया था. और मैनिपुलेशन आ जाता है ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल. इसने अपनी ताकत की नाजायज़ इस्तेमाल किया. उंगलियों पर नचाना भी हो सकता है और लोगों को अपनी ही जिसे कहते हैं तासुर में मुब्तला करना. ये कुछ इस किस्म के काम करती थी. अब इन्होंने जनाब अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कीना परपरी का भी जो है एक स्पाइटफुल इशू वो भी यूज़ किया. पिचिंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर. पिचिंग का मतलब होता है फेंकना या बोलचाल. अब यहाँ ये भी हो सकता है कि इसने धकेला था लवबर्ग को दोबारा नशे की आदत में, और ये भी हो सकता है कि इसने बोलचाल के ज़रिए लवबर्ग और मिसेस अल्वर्स्टेड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी थी. और वो जो पहले तैयार नहीं था जाने के लिए कि लवबर्ग जाएगा और अटेंड करेगा बैचलर्स पार्टी, लेकिन इसकी पिचिंग के बाद उसने वो पार्टी अटेंड की और वो पार्टी के लिए तैयार होने लगा. यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं डोमिनेटिंग ओवर हर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों पे गलबा पाती है, उनके ऊपर काबू पाना चाहती है. बर्निंग लवबर्ग्स मैन्युस्क्रिप्ट, और जला देती है लवबर्ग का मुसवदा, जो मकाला जो उसने हाथ से लिखे हुए पेपर होते हैं कि पेपर्स पे उसकी नई बुक का काम होता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास होता है. और जब वो इसके हाथ लगता है, जब टेस्टमैन इसे ला के देता है पार्टी के बाद, तो ये जला देती है. टेम्पटिंग हिम, फिर उसको ललचाती है टू डाई, कि मर जाओ, अ ब्यूटीफुल डेथ, एक खूबसूरत मौत मर जाओ. एंड फाइनली कमिटिंग सुसाइड, और आखिरकार खुद ही मर जाती है, खुदकुशी कर लेती है, खुदकुशी का इर्तिकाब करती है. एंड किलिंग हर ओन अनबॉर्न चाइल्ड, ये भी वो जुल्म करती है और अपने आने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर देती है. ऑन द अदर हैंड देखते हैं मिसेस अल्वर्स्टेड्स करैक्टर. मिसेस अल्वर्स्टेड का जो किरदार था एक्ट्स
एज आ, अब वो क्या अमल करता है, वो कैसे हमारे सामने पेश किया जाता है, एज अ फॉयल, वो एक कवर है, एक कवर कह लें या उसे कह लें कि वो एक बार है। फॉयल होता है एक बड़ा बारीक किस्म का जो कवर होता है, वर्क को भी बोलते हैं। अब ये हैडा के लिए एक बार की हैसियत रखता है। टू द करेक्टर ऑफ हैडा, हैडा के करेक्टर के लिए मिसेस एल वेस्टेड करेक्टर एक्ट्स एज अ फॉयल, एक फॉयल की तरह किरदार अदा करते हैं ये मिसेस एल वेस्टेड के किरदार। अनलाइक हैडा, हैडा के बरअक्स शी इज़ अ वूमेन ऑफ करेज, वो तो बड़ी बाहिम्मत औरत है। हु जम्प्स आउट ऑफ हर पैशनलेस, अपने जज्बात से आरी ज़िंदगी से बाहर आ जाती है। ये पैराग्राफ उन्होंने प्रेजेंट टेंस में बताने की कोशिश की है। लवलेस मैरिज, उसकी जो बग़ैर मोहब्बत की शादी होती है, उसके बगैर उसमें पैशंस नहीं होता है, शादी में मोहब्बत नहीं होती, तो उससे बाहर आ जाती है, उससे कूद पड़ती है, यानी घर छोड़ के भाग जाती है। किसकी खातिर? एंड परस्यूज एलियट लवबर्ग, और पीछा करती है एलियट लवबर्ग का। तो जब भी इस इलाके में आती है इनसे अता पता पूछने के, वो यहीं का रहने वाला था, यहीं का नेटिव था, आबाही था, इधर का ही मकामी था, तो क्या यहीं आया है, किसी ने देखा, और टेस्टमेंट के चुके उसके साथ वो रिलेशन बनते हैं, दोनों ही राइटर हैं, तो मे बी वो आपस में मिले हों। द मैन शी लव्स, और किसकी खातिर वो अपनी पैशनलेस और लवलेस मैरिज को छोड़ के परस्यू करती है? उस आदमी को विच शी लव्स, जिससे वो प्यार करती है। शी एक्सरसाइजेज हर मॉरल इन्फ्लुएंस, अब एक्सरसाइजेज करती है, वो जारी रखती है। एक्सरसाइज का मतलब होता है जारी रखना, मश्क करना, काम करना। यहाँ पर वो शी एक्सरसाइजेज जारी रखती है हर मॉरल इन्फ्लुएंस, अपना अहलाकी तासुर ऑन लवबर्ग पर, एंड रिफॉर्म्स हिम, एस का बहुत यूज़ हुआ इन सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की गई। एंड रिफॉर्म्स हिम, और उसको सुधार लेती है, इनटू अ न्यू मैन, एक नए आदमी की सूरत में। शी इंस्पायर्स हिम, वो उसे मुतासिर करती है, टू राइट हिज मास्टरपीस, कि वो अपना मास्टरपीस लिखे। द मेंटल चाइल्ड ऑफ थिया एंड लवबर्ग, कौन सा मेंटल चाइल्ड था? वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था, इन दोनों का दिमागी चाइल्ड कहलाता है, इमेजिनरी है इसमें। दो अगरचा शी इज़ नॉट एबल टू कीप, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है शी इज़ इनएबल की कोई सेंस नहीं बनती है। शी इज़ नॉट एबल, यहाँ पर हम नोट करेंगे, टू कीप लवबर्ग फ्रॉम फॉलिंग बैक इनटू हिज इविल वेज, अगरचा वो इस काबिल नहीं रहती कि लवबर्ग को पीछे रखे उसके बुरे रास्तों से। एंड प्रोटेक्टिंग देयर चाइल्ड, और अपने उस बच्चे की हिफाजत कर सकें। देयर जो इन दोनों का था, कौन था वो? मैन्युस्क्रिप्ट। यट शी नोज रिमार्केबल, लेकिन अगरचा वो शोज़ दिखाती है, यट शी शोज़ वो दिखाती है, रिमार्केबल रिजल्टनेस एंड स्टेडफास्टनेस। अब ये जो वो दिखाती है रिजल्टनेस में होता है लचक, बहुत ही लचक दिखाती है, यानी सॉफ्ट अपना किरदार दिखाती है, जिसमें वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी भी दिखाती है, और उसके किरदार के साथ उसके सामने जब एक्सरसाइजेस करती है उसको सुधारने की, तो उसमें वो रिजाइलेंस भी होती है, रिजाइलेंस बनाती है, अपने अंदर एक लचक पैदा कर लेती है, और मुस्तकिल मिजाजी भी दिखाती है। द ट्रेजेडी ऑफ लवबर्ग्स डेथ, अब ये जो अलमिया हो जाता है, लवबर्ग की मौत हो जाती है, हैज़ अ रिमाइंडिंग इफेक्ट ऑन हर। रिमाइंडिंग इफेक्ट अब क्या करता है ये, बल्कि उसकी हैसियत बहाल कर देता है, क्योंकि उसने तो ज़िंदगी के मकसद बनाए होते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है। अब ये रिमाइंडिंग इफेक्ट हो जाता है, उसकी हैसियत बहाल करने का एक तासुर बन जाता है। एंड शी डाइवोट्स, फिर एस का इस्तेमाल है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, और वो वक्फ कर देती है हर सल्फ अपने आप को, किसके लिए वक्फ कर देती है? टू रिजरेक्ट, दोबारा जिंदा करेगी, रिजरेक्ट दोबारा जिंदा करेगी लवबर्ग्स बुक, लवबर्ग की उस किताब को वो दोबारा रिजरेक्ट करेगी। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं।
द करेक्टर ऑफ ऑन जोजो, अब ये दूसरे करेक्टर पे बात करते हैं। ये उन्होंने फेमिनिज्म ने इनके लेडीज़ किरदार को ही डिस्कस करना है, जो कर रहे हैं। करंट नोट्स की बुक हम स्टडी कर रहे हैं। द करेक्टर ऑफ ऑन जोजो, ये जो ऑन जोजो थी, इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड नोशंस। ये मुजस्समा है या अमली इजहार है, एम्बॉडीमेंट ऑफ द एक्सेप्टेड नोशंस, ख्यालात, मोशंस, हरकात। ये हमने पहले भी ये वर्ड को डिस्कस किया है। अब वो जो कबूल शुदा उसके ख्यालात थे ना, एंड कंसेप्शंस ऑफ वुमेनहुड इन द 19th सेंचुरी, और ये जो नज़रियात थे औरत के, 19वीं सदी की औरत के, वो उन सब का एक मुजस्समा थी वो खातून। शी इज़ अ वूमेन, ये वो औरत है हु होली एंड कम्प्लीटली, वो जो मुकम्मल और कम्प्लीटली तौर पर एंड होली तौर पर, जामा तौर पर, मुकम्मल तौर पर कन्फॉर्म्स टू द लिमिटेड रोल। कन्फॉर्म्स रहती है, मुताबिक है। किसके मुताबिक है? उस महदूद किरदार के मुताबिक है। इम्पोज्ड अपॉन हर, जो कि उस पर थोप दिया गया है, जो पे उस पे लागू कर दिया गया है। इम्पोज्ड बाय द मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, इसको तो यूज़ करना है इसमें। मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, वो सोसाइटी जो मर्दों पर मबनी है। मेल ओरिएंटेड, मर्दों पर मबनी जो माशरा है, उसने उस पे जो किरदार लागू कर दिया है, उसने उसके मुताबिक ही बनना है। दैट्स कन्फॉर्म्स, मुताबिक, और मान लिया है उसने। ऑन जोजो डज नॉट मैरी, वो शादी ही नहीं करती। एंड एक्सपेक्ट्स, और कबूल कर लेती है, स्पेंसरहुड। स्पेंसरहुड होता है बड़ी उम्र की गैर शादीशुदा औरत, और बड़ी उम्र की हो जाती है, गैर शादीशुदा रहना ही कबूल करती है। एज हर फेट, जैसे कि ये भी उसकी किस्मत है। शी ब्रिंग्स अप टेस्मेन, टेस्मेन की परवरिश करती है। एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर हर इनवैलिड सिस्टर, अपनी बीमार सिस्टर की भी देखभाल करती है। आंट रीना जिसका नाम था, शी इंटेंड्स टू लुक आफ्टर मोर इनवैलिड्स आफ्टर द डेथ ऑफ रीना, और रीना के मरने के बाद वो इरादा रखती है, इंटेंस इरादा रखती है कि वो और बीमारों की मदद करेगी। शी इज़ द मोस्ट सेल्फलेस ह्यूमेन, वो बहुत ही बेगरज किस्म की, नरम दिल एंड अल्ट्रिस्टिक करैक्टर है। अल्ट्रिस्टिक करैक्टर बेलौस किरदार है, जिसको अपनी कोई गरज नहीं, नरम दिल है उनका। Who puts up with, जो कि बर्दाश्त कर लेती है। puts up with एक इडियम है। हैडा's insult, हैडा से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेती है। विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट, किसी भी एहतजाज के लफ्ज़ के बगैर, और कंप्लेंट, और ना ही कोई शिकायत करती है। वो इतने अच्छे किरदार की, नरम दिल, बेगरज और बेलौस किस्म की खातून है मिसिस जूलियाना। ये मिसिस टेस्मेन भी उन्हें कहा जाता है, आंट जूलियाना और आंट जोजो। अगला पैराग्राफ में देखते हैं, टू फीमेल कैरेक्टर्स, आंट रीना एंड मैडम मोज़ेल डायना। ये जो मैडम मोज़ेल डायना और आंट रीना है, आर इनसिग्निफिकेंटली, ये गैर अहम तौर पर, एंड वियर्डली होता है यानी गैर वाजिया। एक तो इन्हें गैर अहम बनाया गया, एक इन्हें गैर वाजिया बनाया गया। पोर्ट्रेटेड, इनकी तस्वीर कशी कुछ ऐसे की गई है। दे आर ओनली अल्यूडेड, अल्यूडेड होता है बस इशारा ही करना, इनके बस इशारे ही किए गए हैं, इनको पेश नहीं किया गया है। एंड नेवर रियली अपीयर इन द प्ले, और ये प्ले में हमारे सामने नहीं आती हैं। ये दो किरदार, आंट रीना और मैडम मोज़ेल डायना, ये हमारे सामने नहीं आते हैं। इनको सिर्फ अल्यूडेड करैक्टर के तौर पर पेश किया गया है। एन इनवैलिड और सिक वुमेन कैरेक्टर इज़ वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द इब्सन्स प्ले। अब ये जनाब बताने की चाह रहे हैं कि इब्सन के प्लेज में ये किरदार जो हैं ये तकरीबन मौजूद ही होते हैं। दिस काइंड ऑफ करेक्टर शोज द मिजरेबल plight, अब ये बताते हैं मुसीबत ज़दा
दुखी हालत ज़ार, पोलाइट होता है हालत ज़ार या दुखी हालत, ऑफ द ओल्ड वुमेन इन हिज टाइम, उसके ज़माने में बूढ़ी औरतों की जो हालत थी उसको दिखाते हैं, और ये तकरीबन उसके हर ड्रामे में पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू शो हर लव फॉर हिम, अब ये वो दिखाती है, यहाँ से था, डिस्पाइट हर सिकनेस, अपनी बीमारी के बावजूद आंट रीना निट्स होता है हाथ से कुछ बनाना, और ऊन से भी कपड़े बनाने को निटिंग बोला जाता है। शी निट्स, वो हाथ से बुनती है, क्या बुनती है, अ पेयर ऑफ सॉक्स। अब ये पेयर ऑफ सॉक्स है, अलबत्ता वो पेयर ऑफ सॉक्स नहीं बुनती, वो स्लीपर्स के ऊपर ही कढ़ाई कर देती है। और वो स्लीपर्स का मतलब ये होता है कि आप जब कारपेट शूज़ करते हैं तो आपके पास एक सॉफ्ट शूज़ होते हैं जो ऊनी कपड़े के होते हैं, या जो नरम शूज़ होते हैं, उनके ऊपर आप कुछ हाथ से कढ़ाई वगैरह करते हैं। अब वो आंट रीना कुछ ऐसे ही करती हैं कि पेयर ऑफ स्लीपर्स और सॉक्स इन्होंने बताया है, और फॉर टेस्टमेंट के लिए उन पे हाथ से कढ़ाई करती है, बुनती है उन पर। और इन ऑर्डर टू शो हर लव फॉर हिम, वो दिखाना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है, किससे, टेस्टमेंट से, जिसे इन दोनों आंटियों ने पाला है। इट डेमोन्स्ट्रेट, ये हमें दिखाता है द हार्ड वर्किंग रोल ऑफ ओल्ड वुमेन, के बूढ़ी औरतें किस किस्म का मेहनत वाला काम करती थी। द करेक्टर ऑफ मैडमोज़ेल डायना, ये जो डायना है करेक्टर ऑफ मैडमोज़ेल का, इज़ वेरी पिटिएबल, बड़ा ही तरस के काबिल है। इन हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इन अ सेंस, एक सेंस आती है इसकी, इस सेंस में ये बहुत पिटिएबल है। एज शी हैज़ बीन फोर्स्ड टू अडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, के उसको फोर्स किया गया, उस पर कुव्वत लगाई गई कि वो प्रोस्टिट्यूशन का जो है अडॉप्ट करे, उसको इख्तियार करे, एक तवाइफ बन जाए। बाय द सोसाइटी, माशरे ने उसको और कोई ऑप्शन नहीं दी, क्योंकि तालीम नहीं थी, कोई प्रोफेशनल एबिलिटी नहीं थी, तो वो क्या करती, कोई काम नहीं था, उसने यही काम शुरू कर दिया। एज द यंग वुमेन ऑफ इब्सन्स टाइम, एज द यंग वुमेन, ये जो नौजवान खवातीन थी इब्सन्स के टाइम की, हैड नो प्रोफेशनल चॉइस लेफ्ट विद देम, उनके साथ कोई भी जिसे कहते हैं काम करने वाली पेशा वाराना इंतखाबात नहीं थे। द करेक्टर ऑफ डायना, ये जो डायना का करेक्टर था, रिमाइंड्स द रीडर को याद कराता है ग्रीक मिथोलॉजी, ये जो ग्रीक मिथोलॉजी होती है, उनकी मिथ्स जो हैं, उनके पुराने किरदार हैं, उनके बारे में याद करवाता है, देवी देवताओं के जो किरदार होते हैं। एज डायना, ये जो डायना है, इज़ द नेम ऑफ द गॉडेस, एक देवी का नाम है, ऑफ वुमेनहुड, और वो देवी क्या है, वो वुमेनहुड की अलामत है, वो नस्वानी तबीयत की अलामत है, औरतों वाली तबीयत उसको कहते हैं, ज़नानापन की अलामत है, वुमेनहुड की अलामत है वो लेडी। एंड चैस्टिटी पकीज़गी। इब्सन इन फैक्ट वांट्स टू शो, असल में वो दिखाना चाहता है डैट इन हिज एरा, कि उसके दौर में यंग वुमेन लाइक डायना, ये जो डायना जैसी खवातीन है, नौजवान खवातीन, आर फोर्स्ड टू लूज देयर ऑनर, और उनको फोर्स किया जाता है, उनको कुव्वत लगाई जाती है, धकेला जाता है कि वो अपनी इज्जत को, चेस्टिटी, अपनी पाकीज़गी को, एंड वुमेनहुड, और अपनी नस्वानियत को, अपने लेडीज़पन को खो दें, लॉस्ट कर दें, उसको लूज कर दें। बर्था, अगर बर्था को देखें, द हाउसमेड जो कि घर की काम करने वाली थी, इज़ अ हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, डेडिकेटेड, अपने आप को वक्फ कर देने वाली, एंड लॉयल नर्स थी, बड़ी ही वफादार देखभाल करने वाली थी। वो पुट्स हर हर्ट, जो अपना पूरा दिलो जान लगा देती है, एंड सोल, अपनी दिलो जान लगा देती है, टू प्लीज़ हेडर को खुश करे हर न्यू मिस्ट्रेस, जो कि उसकी नई मिस्ट्रेस थी, उसको खुश करने के लिए वो पूरी कोशिश करती है। इन स्पाइट ऑफ इब्सन्स ओन इंसिस्टेंस, इसके बावजूद कि हम देखते हैं कि इब्सन की यही इसरार है, इब्सन इंसिस्ट करते हैं, उनकी इस इंसिस्टेंस यही है दैट ही वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, कि वो कि फ्रीडम फाइटर नहीं है, फॉर फेमिनिस्ट राइट्स, के खवातीन के हकूक़ के लिए कोई लड़ने नहीं निकले वो। ही हैज़ इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, लेकिन उसने बड़े मौसर
इफेक्टिवली मौसर अंदाज में पैदा किए हैं वुमेन्स प्लेस, प्रोड्यूस्ड किए हैं, पेश किए हैं ख़वातीन के ड्रामे विद हिज फीमेल प्रोटोगोनिस्ट्स होती हैं जो किरदार जैसे हीरो हीरोइन मेन किरदार जो होता है, और फीमेल उन्होंने फीमेल किरदार को ऐसा हीरोइन पेश किया है और बड़ा अहम किरदार उसको दिया है। एंड करैक्टर्स और उनके जो किरदार हैं हु डिफाई करते हैं, मुकाबला करते हैं या मुज़ाहमत करते हैं द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड, प्रिवेलिंग फैला हुआ गलबा पाया हुआ मेयार ऑफ डिटरमाइनिंग फीमेल रोल एंड बिहेवियर। और कौन दिखाता है ये? डिटरमाइनिंग, फैसला कुन, तयशुदा, यकीन करने वाली, डिटरमाइनिंग जो अपने काम के साथ अटकी रहने वाली फीमेल दिखाते हैं, रोल एंड बिहेवियर उनके किरदार दिखाते हैं और उनके बिहेवियर्स दिखाते हैं। बताना ये चाह रहे हैं कि इब्सन कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है फेमिनिस्ट राइट्स के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में ख़वातीन के प्लेस पेश किए हैं जिनमें उनकी जो ख़वातीन हैं वो जो हीरोइन के तौर पर पेश की जाती हैं उनके किरदार हैं जो कि मुज़ाहमत करते हैं और वही किरदार गालिब रहते हैं। प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स उन्हीं के गालिब मेयार जो होते हैं उन्हीं के ही डिटरमाइन होते हैं, अपने फैसले पर अटकी रहने वाली ख़वातीन होती हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं है, दिस प्ले ट्रूथफुली एंड कॉग्नेटली, ये जो प्ले है बिल्कुल सही तौर पर और कॉग्नेटली पुख्ता तौर पर हाईलाइट्स रोशनी डालता है द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द वुमेन, बहुत ही मुसीबत ज़दा दुखी हालत ख़वातीन की। प्लाइटेबल को देखें तो इट्स मीन कि दुखी हालत ऑफ द विक्टोरियन एज। कहाँ की? विक्टोरियन एज की। विक्टोरियन एज को हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। विक्टोरियन एज वो एज थी जब ख़वातीन को काम करने की इजाज़त नहीं थी और शादी के बाद स्पेशली अगर वो काम करती तो वो बहुत ही मायूब समझा जाता। इट आल्सो क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस सवालात हैं डेट सो कॉल्ड अथॉरिटी, कि ये जो नाम नहाद जो इक़्तिदार था, इसको सो कॉल्ड को हम दो मफ़हूम में लेते हैं, एक तो नाम नहाद और जैसा कि मशहूर है सो कॉल्ड अथॉरिटी कि ये अख्दा या इक़्तिदार जो था जैसा कि मशहूर था, एंड द लेजिटिमेसी, ये जो कानूनी हैसियत थी ऑफ द मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, और वो थी मर्दों पर मबनी सोसाइटी की, जिसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। दिस प्ले certainly plays a vital role in convincing the readers। अब ये पढ़ने वाले को कायल कर लेता है, और कैसे करता है? ये प्ले certainly plays, ये यकीनन अदा करता है, यकीनन अदा हमारे सामने पेश करता है। ये प्ले बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं कि अपने रीडर को कन्विंस कर लेते हैं, उसको कायल कर लेते हैं। एंड द वर्ड टू रीडिफाइन, कि वो ये जो दुनिया है ना उसको नई तारीफ दे, रीडिफाइन करे, नई तारीफ करे द रोल ऑफ वुमेन, के औरतों का क्या किरदार है इन मॉडर्न सोसाइटी, इस जदीद सोसाइटी में। लास्ट पैराग्राफ पर हम आ चुके हैं। Ibsen might or might not be an extreme adherent। अब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शायद और शायद नहीं भी, adherent होते हैं पैरोकार, कि वो शायद बहुत शदीद किस्म का पैरोकार है भी और नहीं भी। टू द फेमिनिस्टिक मूवमेंट, फेमिनिस्टिक मूवमेंट वो जो औरतों के हक़ के लिए तहरीक चली थी उसका वो पैरोकार है या नहीं है। बट थ्रू हिज प्लेज, लेकिन अपने प्लेज, अपने ड्रामाओं के, अपने ड्रामे के ज़रिए, जो उसने ड्रामे पेश किए उनके ज़रिए, ही इफ़ेक्टिवली हाईलाइटेड, उसने बड़े मौसर अंदाज में रोशनी डाली है द प्लाइट ऑफ वुमेन, ऑफ द वुमेन ऑफ हिज टाइम, अपने वक़्त की औरतों की हालत ज़ार पर, दुखी हालत पर रोशनी डाली है। ये लास्ट पैराग्राफ ही इसका कंक्लूजन है और यही जो है हमारे मेन पॉइंट्स पे इसमें है। It made him the darling of the late 19th century women's movement, और इसने उसे बना दिया बहुत ही प्यारा
19वीं सदी के आखिर में ख़वातीन की तहरीक का डार्लिंग बना दिया उसे। इवन टुडे और हत्ता कि आज भी हिज प्लेज, उसके ड्रामे कंटिन्यू जारी हैं टू इंटरेस्ट के दिलचस्पी पैदा करते हैं एंड इन्फ्लुएंस हिज रीडर्स, और अपने पढ़ने वाले पर तासुर छोड़ते हैं। एंड द वर्ड फॉर फीमेल राइट्स, और उस दुनिया पर जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करते हैं। कहा जाए तो इब्सन के बाद ही जो है ये तहरीक तो चल पड़ी थी, लेकिन इब्सन के ड्रामों से ये तहरीक जो है लोगों तक मज़ीद पहुंच गई। और फिर अगर औरतों में ये जो इनकी यूरोपियन लेडीज़ हैं, अगर ये आज बाहर निकली हैं, काम कर रही हैं, मर्दों के शाना बशाना है, उनके बराबर सैलरीज भी ले रही हैं, तो ये इब्सन के प्लेस की वजह से है। और अगर हम मिस्टर चिप्स को देखें तो उनकी जो किरदार था उसमें कैथरीन का, वो भी इब्सन के ड्रामों की शौकीन थी। अब मेरे जहन से निकल गया कैथरीन या एलिज़ाबेथ, जो भी उस लेडी का नाम था, इब्सन के ड्रामों की वो बहुत शौकीन थी। और मिस्टर चिप्स सादे से बंदे थे, जैसे यहाँ इन्हें मिस्टर टेस्मैन मिल गए हैं, बड़े सिंपल से, और मिस हैडा जो हैं वो उनको खूब रोब डालती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। चलो खिड़की खोलो, चलो हाथ लिखो, ये जो है यहाँ पर हेड क्यों बड़ा हुआ है, हाँ जाके लव्वर के लिए ख़त लिख के लाओ। मुख्तलिफ़ किस्म के काम उन्हें देती है। इवन कि वो मुसवदा भी जला देती है तो टेस्मैन को गुस्सा नहीं चढ़ता, क्योंकि वो उस वक़्त भी उससे अपने शिकंजे में घेर लेती है, क्योंकि उसके पास काम कोई नहीं था ना। असल में लिखा तो ड्रामा उसके हक में ही गया है कि भी उसके पास काम कोई नहीं था, तो वो क्या करती। उसने अपनी अच्छी वाली जो सोच थी, जो उसके पास पावर थी, उसको उसने गलत की तरफ यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये भी अच्छी बात है, हमें अपनी पावर्स को अच्छी तरफ यूज़ करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए ताकि दूसरों के भी फ़ायदे में हों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो and subscriptions and your liking, and please share the videos with your friends so they could also see the lessons given by Mrs. Anil Imran for the topic of Hedda Gabler. Next lesson will be presented, I think so. Okay, next lesson अब हैडा को हम छोड़ देते हैं, next lesson किसी और पे चलते हैं, तो इसके साथ इंशाल्लाह आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।